वेलकम यू ऑल। हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है वो बीएससी सेकेंड ईयर में है राजस्थान के सिलेबस के अंदर। तो आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन, विद्युत रसायन का परिचय, क्या क्या होती है विद्युत रसायन। तो यहाँ पर क्या रहा है, इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री जो इलेक्ट्रॉन दे रही है और इलेक्ट्रॉन की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। तो जो भी कंडक्शन है या चालकता होती है, वो चालकता किस वजह से होती है, इसको बोलते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, दो तरह से हो सकती है। एक तो होती है मेटेलिक, जिसको बोलते हैं अपन धात्विक। ठीक है, चालकता को हम बोलते हैं कंडक्शन किस वजह से हो रहा है, मेटेलिक, और दूसरा हो रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक। अब धात्विक कंडक्टर्स कौन से हैं आपको पता है। धातु तो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए जाने जाते हैं। तो जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं मेटल्स की, तो खास प्रॉपर्टी, जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी यही होती है, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये धातु के, ये जो होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन किस वजह से हो रहा है, तो हमें पता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो रहा है। तो जो धात्विक चालक है उनके एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन, सी यू, ए जी एक्सेट्रा, जितने भी धातु हैं ऑलमोस्ट सभी जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करती है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के अंदर हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर कंडक्शन किस वजह से होगा, आयंस की वजह से। आयंस कितनी तरह के होते हैं, आयंस दो तरह के होते हैं, जिसको बोलते हैं कैटायंस और दूसरा होता है एनायंस। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन का एग्जांपल क्या है आपका, जैसे एसिड्स है, बेस है, ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। अब कंडक्शन कैटायंस और एनायंस है। ठीक है, आयंस के अंदर डिसोशिएट हो गए। आयंस क्या करेंगे, जब आप इलेक्ट्रोड लगाओगे, सर्किट को कंप्लीट करोगे, तो अपोजिट कैटायंस कैथोड की तरफ जाएगा और एनायन एनोड की तरफ जाएगा। इस तरह से जो एनर्जी चेंज होगा उसकी वजह से कंडक्शन होता है। तो आपको समझ में आ गया, विद्युत रसायन हमारा मेन है। हमारा सिर्फ फोकस किसके ऊपर होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के ऊपर होगा। मेटलिक कंडक्टर से हमें कोई लेना देना नहीं है। बस हम ये समझने के लिए कि जिस तरह से कंडक्शन मेटल्स में होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स यानी सोल्यूशन के अंदर भी कंडक्शन होता है, लेकिन खास बात क्या है कि सोल्यूशन के अंदर आयंस की प्रेजेंस होनी जरूरी है। तो मैं सपोज एक एग्जांपल लेती हूँ कि आपके पास तीन सोल्यूशन है। एक है आपका शुगर सोल्यूशन, मतलब आपने क्या किया, चीनी को पानी के अंदर घोला हुआ है ना। दूसरा यूरिया का सोल्यूशन है, और तीसरा आपके पास सॉल्ट। तो ये हो गया आपका शुगर सोल्यूशन, दूसरा है यूरिया सोल्यूशन, तीसरा होगा सॉल्ट सोल्यूशन। ठीक है, अब आपने क्या किया, इलेक्ट्रोड लगाया, सर्किट कंप्लीट किया, और हम ये इमेजिन करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट करेंगे। क्या बता सकते हैं कि कौन सा सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, शुगर सोल्यूशन, यूरिया सोल्यूशन या सॉल्ट सोल्यूशन। तो आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो आयंस होते हैं, है ना, आयंस किसके अंदर होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स के अंदर। ठीक है, ये जो है शुगर है और यूरिया है, ये कौन से कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्या है, कार्बनिक यौगिक हैं। अब कार्बनिक यौगिक क्या आयंस के अंदर डिवाइड होते हैं, नहीं। कार्बनिक यौगिक के क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। कार्बनिक यौगिक कभी आयंस के अंदर डिसोशिएट नहीं होते। तो आपको पता होगा यूरिया जो है वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि लैब में सिंथेसाइज किया गया था वो था यूरिया। ठीक है, शुगर क्या है, यूरिया सॉल्यूशन है। तो शुगर और यूरिया मॉलिक्यूलर फॉर्म में ये किसी भी तरह का आयन का कंडक्शन नहीं करेंगे। लेकिन जो सॉल्ट है, सॉल्ट में हमने NaCl लिया है। NaCl को जब आप पानी के अंदर घोलोगे तो किस में डिसोशिएट हो जाएगा, Na+ आयन और Cl- आयन के अंदर डिसोशिएट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं कि आयंस के अंदर डिसोशिएट हो गया और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर रहा है, क्योंकि आयंस जो है कैथोड और एनोड की तरफ जा रहे हैं। अब विद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कंडक्शन से रिलेटेड जो नियम दिए वो फैराडे के नियम कहलाते हैं ना। फैराडे ने क्या कहा कि, फैराडे हिंदी में मैं लिखूं, फैराडे का नियम, ये दो नियम होते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं अपन फैराडेज लॉ।
फैराडेज लॉ को समझने से पहले ये जो नियम है, दो फॉर्म है, फैराडे का फर्स्ट लॉ और फैराडे का प्रथम नियम कह सकते हैं, या फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम और द्वितीय नियम, ठीक है। और फैराडेज लॉ को समझने से पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं गैल्वेनिक सेल के ऊपर, जो आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। गैल्वेनिक सेल जो आपने पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा था कि ये भाई कंपार्टमेंट है जिसमें क्या है, जिंक इलेक्ट्रोड है, और जिंक को हमने क्या किया, इस तरह से बनाया था। दूसरा कंपार्टमेंट है इसमें क्या है, कॉपर इलेक्ट्रोड है, ठीक है, कॉपर को हमने इस तरह से लिया था। पहले सेल में हमने क्या भरा है, जिंक सल्फेट, जिंक का इलेक्ट्रोड है यहाँ पर, ये क्या कर रहा है, एनोड की तरह काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ये क्या काम कर रहा है, कैथोड की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर जो है वो CuSO4 है। अब ZnSO4 में क्या आयन है, Zn+2SO4 2 माइनस, कॉपर सल्फेट में क्या है, इसको जो है सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया, सॉल्ट ब्रिज के बाद हमने क्या किया, इसको वोल्ट मीटर से कनेक्ट करते हुए बैटरी से कनेक्ट करते हुए हम इसके सर्किट को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सेल कुछ इस तरह से था, जस्ट फैराडेज लॉ को समझने के लिए हम इस सेल का एग्जांपल ले रहे हैं। अब इसमें क्या हुआ, ये एनोड था, ये कैथोड था, ठीक है। अब कैथोड को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, कैथोड एक टाइम के बाद थिक होने लग जाता है, और एनोड क्या होता है, घुलने लग जाता है। एनोड कैसे घुला, ऐसा क्या हुआ कि एनोड घुला, ऐसा क्या हुआ कि कैथोड जो है आपका हैवी हुआ। रिएक्शन क्या हुई, जिंक जो एनोड है, ठीक है, जैसे हमने सर्किट कंप्लीट करते हैं तो Zn जो है एनोड पर क्या रिएक्शन होती है, Zn क्या दे रहा है, Zn2+2 इलेक्ट्रॉन, समझिए इसको। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, एनोडिक। कौन सा जिंक Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, कौन सा जिंक, जो इलेक्ट्रोड वाला जिंक है। इसलिए आप धीरे धीरे जो जिंक है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, Zn2+ आयन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, और ये क्या दे रहा है, Zn2+ आयन, ये कहाँ जा रहा है, सॉल्यूशन के अंदर जा रहे हैं। इसलिए ये कैसा होता जा रहा है, थिन, टाइम के साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा थिन, ठीक है, पतला हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब कैथोड पर क्या हो रहा है ना, कैथोड Cu2+ जो आयन है, कौन सा Cu2+ आयन, सॉल्यूशन में जो Cu2+ आयन, ठीक है, Cu2+ आयन कौन से हैं, जो सॉल्यूशन के अंदर हैं, विलयन के अंदर हैं। ये आयन क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से होते हुए यहाँ आए, इन इलेक्ट्रॉन्स को लेके किसके अंदर बदल जाता है, Cus, कॉपर सल्फ, Cus, S का मतलब सॉलिड। अब ये सॉलिड कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रोड के ऊपर, इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो गया। आई बात समझ में। मैं सिर्फ यहाँ आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि केमिकल रिएक्शन हुई, केमिकल रिएक्शन में एक सेल, एक इलेक्ट्रोड तो आपका थिन हो रहा है, दूसरा इलेक्ट्रोड थिक हो रहा है। तो ये कैसे होता है, ठीक है। एनोड क्या होता है, जनरली एनोड, हमने ये जो एग्जांपल लिया इसके अंदर एनोड का डिसोल्यूशन हो रहा है, एनोड अपघटित हो रहा है, एनोड Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है। Cu, ये कॉपर जो कैथोड है, कैथोड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है और किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, Cu सॉलिड के अंदर, और Cu सॉलिड कहाँ जा रहा है, इसके ऊपर जा रहा है, ठीक। तो जो फैराडेज का फर्स्ट लॉ है, फैराडे का फर्स्ट लॉ यही कहता है कि जो अमाउंट डिपॉजिट हुआ, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, प्रवाहित की गई विद्युत धारा, मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी पास की गई उसके प्रोपोर्शनल होता है, या हम कह सकते हैं W = इसको ZIT। तो Z यहाँ पर कांस्टेंट है, जिसको केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट बोलते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक बोलते हैं। I क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जो आपको, जो इस सेल में पास हुई, T कितने टाइम के लिए पास हुई। तो फर्स्ट हो गया W = Q। W क्या है, वेट ऑफ द सब्सटेंस, वेट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ का भार ग्राम में, पदार्थ का भार ग्राम में, ठीक है। क्यों क्या है, विद्युत की मात्रा, और विद्युत की मात्रा किस पर डिपेंड कर रही है, W = ZIT, कितने टाइम के लिए आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की। तो I क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास की, I एम्पियर में हो गई, और T किसके अंदर हो गया, सेकंड के अंदर। तो अगर I = 1 एम्पियर है, ठीक है, और T = 1 सेकंड है, तो W = क्या हो जाता है, Z। तो ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, सिंपल सा लॉ है,
आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे सॉल्यूशन के अंदर, या सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास की, कितनी देर तक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस चली है। जो सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ है जो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, सेकेंड लॉ कहता है कि जो भी डिपॉजिट हो रहे हैं सब्सटेंस, अगर आपने 1 एम्पियर, ठीक है, 1 एम्पियर करंट पास किया, या आप कह सकते हैं 1 फैराडे, है ना, और आपने जो सपोज जो सॉल्यूशन लिया है, हमें मान सकते हैं कि यहाँ पर आपने सपोज 1 m कॉपर सल्फेट लिया है और आपने 1 m जिंक सल्फेट लिया है, या हम बोल सकते हैं आपने 1n, ठीक है, 1n की बात करते हैं, 1n कॉपर सल्फेट लिया है, यहाँ पर 1n जिंक सल्फेट लिया है। अब जिंक सल्फेट की बजाय मैं यहाँ सपोज मैं इमेजिन कर रही हूँ कि यहाँ पर है HCl, तो 1n HCl है। इलेक्ट्रोड इसके केस में चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रोड जिंक ना होकर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हो जाएगा, H2SO4 है, यहाँ पर 1n कॉपर सल्फेट है। तो सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे कहता है कि जो अमाउंट डिपॉजिट हुआ वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जो पास हुई है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन जो डिपोजिशन है वो किसके बराबर होगा, केमिकल इक्विवेलेंट के बराबर होगा। तो कहता है कि 1 फैराडे आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ठीक है, तो जो अमाउंट किसके बराबर डिपोजिट होता है, एक तुल्यांक के बराबर जो है पदार्थ निक्षेपित होता है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, W1/E1 इक्वल टू W2/E2। तो आप इसको समझने की कोशिश करें, W1/E1, W2, यहाँ पर क्या दो तरह के सब्सटेंस है, कॉपर और सिल्वर भी ले सकते हैं, या हम 3 सेल ले रहे हैं, एक में क्या है, एक सेल के अंदर है 3 सेल लिए और तीनों को हमने कनेक्ट किया, तो एक के अंदर कॉपर सल्फेट है 1n, एक के अंदर क्या है 1n AgNO3 है, और एक के अंदर क्या है 1n एसिड HCl है। दोनों इलेक्ट्रोड लगाएं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड आपस में कनेक्टेड है, और इसको हमने किससे किया, इसको कनेक्ट कर दिया वही सेल लगा के, गैल्वेनोमीटर है और ये इलेक्ट्रोड है। तो आफ्टर सम टाइम आप देखोगे कि आप जो इलेक्ट्रिसिटी पास हुई है अगर वो 1 फैराडे के बराबर है, तो जो रेशो होगा, दिस रेशो विल बी इक्वल टू almost chemical equivalent of these substance, and chemical equivalent of these substance is 1:31.98, 107.68, तो ये है इसका 107.8। ये जो है ये क्या है,